नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। 14 के चक्रव्यूह में आज के महारथी है इंडियन नेशनल लोकदल के हिसार सीट से उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला। युवा नेता दुष्यंत चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं और अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। अजय चौटाला हिसार उपचुनाव में बेहद कम वोटों से हारे थे। इस उपचुनाव में अजय चौटाला ने हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर दी थी और मुकाबले को कांटे का बना दिया था। अब अजय चौटाला का झंडा हिसार में दुष्यंत चौटाला ने उठाया है और हिसार में 14 के चक्रव्यूह को तोड़ने की दुष्यंत चौटाला पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के सामने इस बार हजका बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई है, तो कभी इनेलो के वरिष्ठ नेता रहे संपत सिंह को कांग्रेस पार्टी ने हिसार से उम्मीदवार बनाया है। इस सब के अलावा आम आदमी पार्टी के युद्धवीर सिंह खियालिया और बीएसपी से मांगेराम वर्मा भी हिसार के दंगल में ताल ठोक रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कौशिक भी हिसार के मुकाबले में मुख्य प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला 14 का चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, तीखे सवालों का सामना कैसे करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो 14 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दुष्यंत चौटाला, आप दूसरी बार 14 के चक्रव्यूह का सामना कर रहे हैं। पहली बार हमने आपसे बातचीत की थी तब जब इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था और तब आप बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तब यह भी साफ नहीं था कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह भी साफ नहीं था कि किन किन सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। अब यह तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि हिसार में दुष्यंत चौटाला कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है दुष्यंत चौटाला, क्या उम्मीद दिखाई दे रही है इस बार? राजीव जी, पूरी तैयारी। और इस बार हिसार की जनता ने फैसला कर दिया कि अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर, अपने इस भाई को आशीर्वाद देकर वो लोकसभा में भेजने का काम करें। लेकिन दुष्यंत, बताया यह जा रहा है कि राह इस बार भी आसान नहीं है, मुकाबला इस बार भी कांटे का है। कुलदीप बिश्नोई भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला क्या नीति रणनीति बना रहे हैं? राजीव जी, हम तो इतिहास उठा लीजिए, कभी कांटों से डरे नहीं है। चाहे सीकर की गर्मी में जाकर चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा हो, चाहे नरवाड़ा की धरती पर, उचाना की धरती पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे भिवाड़ी के मैदान में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, और आज हम हैं। आज हमें हिसार के मैदान में, और इस मैदान पे तैयार है, पूरी तरह तैयार है और लड़का जीत कर दिखाएंगे। दुष्यंत जी, सीएम हुड्डा बोल रहे हैं कि आप इस इलेक्शन के बाद इनेलो तो समाप्त हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं। जिस दिन चौटाला साहब को सजा सुनाई थी, मुख्यमंत्री ने उस दिन भी ये बात कही थी। और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, हमारी डाल से तो एक पत्ता नहीं गिरा, बल्कि उनकी आधी पार्टी उनको छोड़कर भाग चुकी है। और आपके नेताओं को क्या हो गया? अशोक अरोड़ा जी ने आज एक बयान दिया अपनी एक जनसभा में कि भारतीय जनता पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को सुषमा स्वराज जैसी सीनियर लीडर और रामविलास शर्मा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने बेच खाया है। ये कौन सा स्तर शुरू हो गया है? ये कौन से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं? देखिए, आपको याद होगा, आपने पिछली बार मेरे से एक सवाल पूछा था कि वो कौन लोग हैं जो बीजेपी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज आपने खुद ने वो जवाब देने का काम किया। कुछ चुनिंदा लोग नहीं, ये हमने जवाब नहीं दिया है। ये आपके ये आपके नेता का बयान, आपके नेता का बयान है। हमने कोई ये कोई हमने नहीं बोला है। ये कोई चैनल के माध्यम से या एक पत्रकार के नाते हमारा कोई आरोप नहीं है। और हम दुष्यंत चौटाला से जानना चाहेंगे, हम दुष्यंत चौटाला से ये जानना चाहेंगे, पहले चक्रव्यूह में वो इस सवाल से बच गए थे, तब वो उम्मीदवार नहीं थे। आज जब दूसरे चक्रव्यूह में इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप हैं, तब क्या आप बीजेपी के उन नेताओं के नाम लेना चाहेंगे जिनके बारे में आपके प्रदेश अध्यक्ष ये आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि अब वो धर्म संकट दुष्यंत चौटाला के सामने नहीं है जो धर्म संकट लिस्ट जारी होने से पहले था, क्योंकि तब ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी, तब ये संभावना कहीं ना कहीं थी कि एक गठबंधन बन सकता है इनेलो और बीजेपी का।
और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि मैं तो पहले भी किसी धर्म संकट से घबराया नहीं, और मैं आज भी बोलता हूं कि मैं किसी का नाम अपने मुंह से लेकर किसी के प्रति अपनी भावना व्यक्त नहीं करना चाहता। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि आप समझदार लोग हैं, हरियाणा की जनता समझदार है, और हरियाणा की जनता ये जानती है अगर नरेंद्र भाई मोदी को इस प्रदेश से कोई बाहर रखने का सवाल उठा रहा है तो वो उनकी पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं। दुष्यंत जी ये बताइए कि अशोक अरोड़ा जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं, बिल्कुल सत्य बात है। क्या यही वो दो नेता है जिन्होंने बीजेपी को बेचने का काम किया है? इनने कौन से अपने क्या यही वो दो नेता है जिनके नाम अशोक अरोड़ा जी ले रहे हैं? यही वो दो नेता है जिन्होंने बीजेपी को बेचने का काम किया है? आप अशोक अरोड़ा के बयान को इंडोर्स करते हैं या नहीं करते हैं? मैं इंडोर्स करता भी हूं, और मैं कहूंगा कि ये दो नहीं, और भी अन्य नेता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अकेले ये दो नेता नहीं है, कई अनेकों नेता है जो इस बात को इंडोर्स करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम वो इस चुनाव के बाद करेंगे। दुष्यंत, मुझे लगता है कि गठबंधन का ना हो पाना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, और यही कारण है कि इन 10 या 15 दिन पहले, ऐसा नहीं हम तो पूरी नजर जहां रखते तक हैं। गठबंधन की बात आती है, हमने बड़े साफ शब्द, मैंने आपको उस दिन भी आपके चैनल पे बड़े साफ शब्दों में कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जहां बात आती है गठबंधन की, आज तो हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश का कोई प्रधानमंत्री बनाएगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी व किसी और पार्टी के सांसद नहीं बनाएंगे। और इतिहास है इस देश का, जब जब केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार आई है, इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में आई है। दुष्यंत, खबर यह भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात का मलाल है कि उसका बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। क्या यह बात सही है कि पार्टी के भीतर कुछ तबके में यह मलाल है? क्या पार्टी के भीतर कुछ नेता ये सोचते हैं कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता? एक एक कार्यकर्ता इस बात से खुश है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए। और जो तिहाड़ जेल के दरवाजे बंद पड़े हैं, अब कार्यकर्ता जानता है जब लोकसभा में उनकी आवाज गूंजेगी तो वो दरवाजे भी टूटेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। दुष्यंत, गठबंधन न होने के बावजूद आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका एक बयान अखबार में छपा था और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल नरेंद्र मोदी के नाम पर केवल प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इनके भ्रम में न फंसे। जब आपका गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ, तब फिर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? पूछ लीजिए, चाहे बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो बच्चा और बुजुर्ग ये जानता है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसदों बिना नहीं बन पाएगा। मलाल है, बिल्कुल है। और मैं ये बताना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिना किसी शर्त के नहीं, अब शर्त रखकर समर्थन करेगी नरेंद्र मोदी का, और हरियाणा के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर आएगी। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य इस लड़ाई को लड़ सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल के आपने कहा मलाल है, तो पहले मांग रखेंगे कि हमारे लोगों के विकास के लिए दुष्यंत, आपने कहा मलाल है, किस चीज का मलाल है? किस चीज का मलाल है आपको? हमारे कार्यकर्ताओं का मलाल है। हमारे कार्यकर्ता हमारी जान है, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। वो इस लड़ाई को कोई आज से नहीं, पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठे लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा जनहित कांग्रेस के कौन से नेता ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया? हमारी पार्टी ने सीढ़ियां जारी करी, इनका एचसीएस भर्ती घोटाला जाहिर किया, स्टेट अफसर भर्ती घोटाला जाहिर किया, इनका पावर स्कैम जाहिर किया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने भारतीय जनता पार्टी या किसी और अन्य पार्टी के किसी नेता को हरियाणा की कांग्रेस के खिलाफ बोलते देखने का काम किया? दुष्यंत, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि
ये जो बॉडी लैंग्वेज हम आपका देख रहे हैं या जिस तरीके का एग्रेशन, ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं किसी तरीके से? क्योंकि आप जिस तरीके से, आपको आगे विधानसभा भी देखना है, जिस तरीके की तलखी आप लोगों के बीच में, बीजेपी और आपके बीच में, उनकी तरफ से भी अब इसी प्रकार के बयान आने लगे हैं और आपकी तरफ से भी इस प्रकार के बयान आने लगे हैं। ये कहीं आपके आने वाले वक्त में अगर विधानसभा में किसी प्रकार की संभावना हो सकती है, उन संभावनाओं को भी समाप्त कर देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि संभल के बोलना चाहिए आपके नेताओं को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल, जब आपके चैनल पे मैं पिछली बार आया था, उस दिन भी बड़ी साफ साफ शब्दों में से कह गई थी कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज हमारा कार्यकर्ता कभी डैमेज होता है तो गठबंधन की वजह से डैमेज होता है। वो कार्यकर्ता चाहता नहीं किसी और पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि उसने मेहनत करी है तो ऐनक चश्मा के चुनाव चिन्ह पर मेहनत करी है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर मेहनत करी है। वो किसी और पार्टी की विचारधारा से जुड़ नहीं सकता। हमें निरंतर आप देखेंगे तो 2005 का हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, 2009 का चुनाव लड़ा, निरंतर हमें उस चीज का नुकसान भुगतना पड़ा। इस बार हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ रहे हैं और आप हरियाणा के किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर देख लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता में आज उत्साह है और वो इसको आर पार की लड़ाई बनाकर मैदान में उतरकर इस लड़ाई को लड़ने का काम। तो विधानसभा की भी 90 की 90 सीटें लड़ेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूं। और जिस दिन चौटाला साहब आए, आपको ये और बता देता हूं, विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लगने के 1 हफ्ते के अंदर हमारे 90 कैंडिडेट आपके बीच में होंगे। दुष्यंत, हम कुछ बड़ी साफ और बेबाक टिप्पणियां आपसे चाहेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ। ये बताइए कि क्या वाकई इस बात की गंभीर कोशिश हुई थी कि बीजेपी और इनेलो का गठबंधन हो जाए, और अगर नहीं हो पाया तो क्यों, पेच कहां फंस गया? इस बयान के अलावा कि प्रदेश के बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि इनेलो के साथ गठबंधन हो, और कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पर पेच फंसा? जहां कोशिश की बात आती है, सरदार प्रकाश सिंह बादल जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनने जरूर कोशिश करी थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी एनडीए के संयोजक हैं। उनने कोशिश करी थी कि वो अपनी बात रखे और एनडीए को मजबूत करने का काम करे, मगर कुछ लोग थे जो ये चाहते नहीं थे कि एनडीए मजबूत हो। कुछ लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने, और उसका असर आने वाले चुनावों में उनको भुगतना भी पड़े। दुष्यंत, आपकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ जब एनडीए के 2 घटक दल आमने सामने आ गए, जब आपका पर्चा भरा जा रहा था और सुखबीर बादल साहब आपके समर्थन में मौजूद थे, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि यहां हजका के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराए। ऐसे धर्म संकट में आपने एनडीए को क्यों डाला? देखिए, सुखबीर बादल जी, जब मेरे पिता आज जेल के अंदर हैं, तो मेरे ताया के रूप में मेरे को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और एक ताऊ का फर्ज यही होता है कि अपने भतीजे के लिए वो प्रचार करे। और मैं तो कहता हूं, जब उनने ये बात करी कि इस बार जमानत जब्त कराएंगे, तो आप लोगों में उत्साह देखते। आज लोग उस चीज की ख्वाहिश रखते हैं कि जो आदमी कांग्रेस के हाथ बिक कर पिछला चुनाव जीता है, इस बारी उस आदमी को जवाब देने का काम भी। तो दुष्यंत, क्या हम ये कह सकते हैं कि भतीजे के मोह में गठबंधन धर्म भूल गए सुखबीर बादल? देखिए, मैं तो इतना बोलना चाहता हूं कि जो हमारे परिवार का मोह था, उसके अंदर जरूर सुखबीर बादल जी हमारे परिवार के साथ जो लगाव है उसको आगे करने के लिए यहाँ आए थे। दुष्यंत, आप युवा हैं, हम जानना चाहेंगे, बहुत ही शुरुआती दौर में आप चुनावी राजनीति का डेब्यू कर रहे हैं हिसार से। बड़ी चीज क्या है? परिवार, पार्टी, विचारधारा, गठबंधन, क्या बड़ा है? आज अच्छा लग सकता है आपको, या लग भी रहा होगा कि उन्होंने आपके समर्थन में यह बात कही, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि उन्होंने गठबंधन को ताक पर रख दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से कुछ जुबानी हमले भी हुए। क्या चीज आप सही मानते हैं?
जहां जहां गठबंधन की बात आती है, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। जहां एनडीए की बात आती है तो वो पंजाब के अंदर बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और हरियाणा के अंदर वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़े हैं। और जहां आप बोलते हो कि सोच कहाँ की आ जाती है, सोच चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की आ जाती है, जो उनका प्रकाश सिंह बादल जी के साथ जो लगाव था, जो संबंध था, आज उस सोच की बात आती है, वो पारिवारिक संबंध की बात आती है। और पारिवारिक संबंध से बड़ा मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कोई और संबंध होगा। दुष्यंत कुलदीप बिश्नोई की चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई जी ने ये जंग जीता था तो सबको पता है कि किस तरीके से सभी पार्टियों ने मिलजुल कर एक होकर उस लड़ाई में उनकी मदद करने का काम किया था। चाहे संपत सिंह जी हो, चाहे सावित्री जिंदल जी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे घोड़ेला जी हो, चाहे भयानिया जी हो, चाहे सेलवाल जी हो, हर एक के खुद के बूथ से कुलदीप बिश्नोई जी जीत कर आए थे। और अब हरियाणा की हिसार की जनता जानती है कि इस बारी दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस की बी टीम मिलकर चुनाव लड़ सकती है और इस बारी जनता तैयार है उनको मजा चखाने के लिए भी और उनको जवाब देने के लिए। तो आपका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की बी टीम है, आपका यही आरोप है दुष्यंत? निरंतर बिल्कुल बिल्कुल साफ शब्दों में आरोप है। आप देखेंगे सिरसा के अंदर उनको कैंडिडेट मिला तो रातों रात 2 मिनट पुराना कांग्रेसी उनने टिकट देकर उतारने का काम किया। क्या उनकी पार्टी में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो चुनाव लड़ा पाते? जी। अपने भाई को करनाल भेजा तो चुनाव हराने के लिए भेजा और उनका भाई मैदान छोड़कर भाग गया। ये कहीं ना कहीं इनके परिवार की सोच थी कि चंद्र मोहन जी को एकदम बर्बाद करके इस राजनीति से बाहर कर दिया जाए। चंद्र मोहन जी, मैं तो कहता हूँ, बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे कि मैदान पहले ही छोड़कर भाग गए। लेकिन दुष्यंत, लोग तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई ने त्याग किया है पार्टी के लिए और पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम किया है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, अगर वो त्याग की बात करते तो उनके पिताजी का सपना था कि करनाल से किसी ब्राह्मण को टिकट मिले। अगर उनके गठबंधन में इतना जोर ही नहीं था तो उनने वो करनाल की सीट क्यों छोड़ी? और सीट छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सीट देकर भी वहां से किसी और कैंडिडेट को उतारने का काम किया। तो कहां से पार्टी के लिए त्याग की बात आती है? ये तो दबाव की बात आती है और परिवार के अंदर जो फूट है उसको दिखाने की बात सामने साबित होती है। दुष्यंत, दबाव में कौन था? क्या हजका बीजेपी के दबाव में थी या चंद्रमोहन बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के दबाव में थे? कौन किसके दबाव में है करनाल की सीट को लेकर? करनाल की सीट का जो दबाव है वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती है और विद इन अ मिनट्स नोटिस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी जाती है। और वो भी एक ट्वीट के ऊपर, जो छोटा सा एक ट्विटर का मैसेज आया उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतने बड़े बड़े नेताओं की। और उसके बाद ये नेता बेशर्मी के साथ टीवी पर आकर बोलते हैं कि हमने तो कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रखी। आज आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो इनके प्रवक्ताओं की चिट्ठियां हैं कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां हेल्ड होगी। चलिए, इन सब के अलावा आपसे कुछ लाइट मूवमेंट भी जानना चाहता हूं। क्या रहता है दिन भर का रूटीन? किस प्रकार से लग रहा है? कैसा अनुभव आ रहा है? कितने बजे उठते हैं? रास्ते में क्या खाते हैं? कैसा कैसा अनुभव आ रहा है? थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे हरियाणा के। निरंतर जब मैंने मेरे पिताजी और दादाजी के लिए प्रचार किया तो पूरा दिन बड़ा हेक्टिक होता था, मगर अब खुद का चुनाव है तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करके घर से निकलता हूँ। लगभग 20 से 22 गांव रोजाना ट्रैवल कर कर उन गांव में लोगों की समस्याएं जानते हैं, अपने विचार रखने का जानते हैं। लंच उन लोगों के बीच में किया जाता है, डिनर आकर अपनी फैमिली के साथ दोबारा करने का काम। बहुत बढ़िया। इन सारी यात्रा के बीच में दुष्यंत, बताना, आप एक नौजवान हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप बताना, आपको कौन सी चीज लगती है कि जनता वाकई में कौन सी चीज, ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनसे वो त्रस्त है या परेशान है, और आप अगर उनका रिप्रेजेंटेशन करने का आशीर्वाद आपको मिलता है तो सबसे पहले ये 2 या 3 चीजें आप करेंगे जनता के हित के लिए? सबसे पहला अगर मैं पॉइंट रखूंगा तो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ।
आज के दिन उनके मुआवजे की बात करने कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। हम गए अधिकारियों के पास, अधिकारी एक जवाब देते हैं कि आचार संहिता लगी, हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, जो किसान 6 महीने धूप में अपना पसीना सींच कर फसल उगाता है और परमात्मा की एक देन के बाद वो फसल खराब हो जाती है, तो उस किसान का भला करने के लिए कौन आता है? सरकार उसके मुआवजे के तौर पर 1 और 2 रुपए के चेक देकर उनको मजाक उड़ाने का काम करती है। सबसे बड़ा इशू ये रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली बड़ी ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई और हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा फसलों पर उस चीज का नुकसान हुआ। दूसरी चीज की बात करें तो मेरे युवा साथी आज के दिन बेरोजगारी से तंग है। आज के दिन अगर वोटर्स की बात करें तो 76 लाख वोटर इस प्रदेश के अंदर बिलो द एज ऑफ 40 है और 76 लाख में से मैं आपको बता सकता हूं कि 40 लाख से ऊपर युवा बेरोजगार आज घर बैठे हैं, जिनके पास डिग्रीज है। अगर सरकार किसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बना नहीं पा रही, हिसार को जो काउंटर मैग्नेटिक सिटी का दर्जा पिछले 10 साल पहले मिलना चाहिए था, दोनों पार्टी के सांसद केंद्र में गए मगर दोनों पार्टी के सांसदों ने एक बार भी उसको अप्रूव करा के लाने का काम नहीं किया, जिससे 80 करोड़ का निवेश हिसार में होता और लगभग 10 से 12 हजार युवाओं के हाथ में रोजगार मिलते। जी दुष्यंत, 2 सवाल और दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल यह कि जब हम कुलदीप बिश्नोई की टक्कर को लेकर आपसे सवाल करते हैं तो आप ये कहते हैं कि उपचुनाव में आप लोग हश्र देख चुके हैं कि किस तरह से कांटे का मुकाबला था और कितने कम मार्जिन से कुलदीप बिश्नोई को जीत हासिल हुई थी। सवाल यह है कि तब से लेकर अब तक एक बड़ा अंतर आ चुका है। कुलदीप बिश्नोई खुद ये कहते नहीं थकते हैं कि ये उनकी पैतृक सीट है, इस सीट से उनके परिवार को लेकर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक जो बात उनके पक्ष में जाती है, जिस बात की दलील देते हैं, और नंबर 2 मोदी की लहर चल रही है और वो मोदी की लहर पर सवार हैं। आपको लगता है कि ये जो 2 चीजें हैं ये इस बार भी उनके पक्ष में जा सकती हैं? जहां आपके पहले सवाल की बात आती है, पिछले 2.5 सालों में कुलदीप बिश्नोई जी इस लोकसभा सीट से सांसद रहे। जहां बात आती है कि विकास कार्यों की, उनको 18 से 19 करोड़ कुछ लाख रुपए ग्रांट के तौर पर मिले, जिसमें से वो केवल 11 करोड़ रुपए खर्च पाए। 8 करोड़ रुपए उनके वापिस चले गए और उनने अनाउंसमेंट झूठी घोषणाएं कर दी 40 करोड़ से ऊपर की। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहते हैं, पार्लियामेंट की ऑनलाइन वेबसाइट पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। जहां बात करते हैं, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि मेरा पैतृक है, तो मैं हिसार में पैदा हुआ हूं, मैं हिसार में पढ़ा हूं, मेरी मदर हिसार से है और हिसार से मेरा लगाव कोई आज का नहीं। मैं नर्सरी हिसार में करके पढ़ा, केजी मैंने हिसार में करी। और कुलदीप बिश्नोई जी बारी बारी एक चीज कहते हैं कि इसको कुछ सीखना चाहिए, इसके पिता और इसके दादाजी जेल में है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, आज गांव दर गांव जब मैं जाता हूं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, औरतों की आंखों में आंसू होता है और वो कहते हैं कि बेटा घबराइयो ना, तेरा दादा तेरे साथ खड़ा है, तेरी दादी तेरे साथ खड़ी है। तो मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, आज मैदान में बहुत मेरे चाचे ताऊ हैं जो मेरी लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और कुलदीप बिश्नोई जी को इस चीज का जवाब देने का भी काम। दुष्यंत, आपका जो समर्थक है, आपका जो कार्यकर्ता है, वो थोड़े से कंफ्यूजन में है और वो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है कि बीजेपी हजका गठबंधन स्वाभाविक तौर पर यह बात कहता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप लोग भी यही दलील देते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो वोट किसे दें? क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनाए वो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देकर, या मोदी को प्रधानमंत्री बनाए वो बीजेपी हजका को वोट देकर? ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों है और ये खत्म कैसे होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस कंफ्यूजन के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं? हरियाणा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, जहां बात आती है प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के बारे में, तो हिसार की जनता तो बहुत समझदार, बहुत सुलझी हुई है और उनको पता है कि अगर उनका वोट किसी पार्टी को जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। पर इंडियन नेशनल लोकदल मर जाएगी मगर कांग्रेस का दामन छूने का काम नहीं करेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो एक चीज कही थी कि मेरे सर पर जो चौधरी देवीलाल के मान सम्मान की पगड़ी है, ये लोगों के सम्मान में झुक सकती है, पर मरते दम तक इसको इटली के दरबार में मैं झुकने नहीं दूंगा।
दुष्यंत, ये तो सही है कि आप कांग्रेस के समर्थन में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे ही बनवाएंगे? क्योंकि गठबंधन न होने के बाद पार्टी के नेताओं के जिस तरह के सुर सामने आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी मोदी के नाम से बच रही है और गैर कांग्रेसी सरकार या गैर कांग्रेसी विकल्प या गैर कांग्रेसी चेहरे की बात ज्यादा कर रही है। हम तो बारी बारी बोल चुके हैं, केंद्र के अंदर जो सरकार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए दावा बोलेगी, जो 272 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी और उसके पास 10 सांसदों की कमी होगी, इंडियन नेशनल लोकदल उससे हरियाणा के विकास की शर्त रखकर उसका समर्थन करने का काम करेगी। यानी अब मोदी एकमात्र विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश दुष्यंत, ये तो फिर साफ हो चुका है कि अब दांव केवल मोदी के नाम पर नहीं लगा है। अगर कोई हरियाणा के अंदर अगर किसी बात की लहर है तो बहुत साफ शब्दों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के बात की लहर नहीं, दुष्यंत आपकी बात सही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, देश के अंदर है, दुष्यंत आपकी बात सही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ दिन पहले तक पूरी पार्टी बिना शर्त नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए तैयार थी और लिस्ट जारी होने के बाद, एक संभावना के टूटने के बाद बयान बदले हैं। इस बदले बयान के बावजूद आपका समर्थक, आपका कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है, ऐसा क्यों है? ये बदले जो आप सुर की बात कर रहे हैं, अब जब हम इंडिपेंडेंटली इस चुनाव को लड़ रहे हैं, हमने 10 कैंडिडेट आपके बीच उतार दिए, तो ये साफ हो चुका कि हरियाणा के विकास की बात करनी है। और अगर हम हरियाणा के विकास की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हरियाणा की आवाज को उठाते वक्त हमारी मदद कौन करेगा, कौन केंद्र से हमें पैसे देने का काम करेगा, कौन हमारे यहाँ बैठे युवा बेरोजगार भाइयों को केंद्र में रोजगार देने की बात करेगा, कौन हमारे किसानों के लिए एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज लगाकर वहां खाद्य उपलब्ध कराने का काम करेगा, ये बंद पड़े थर्मल पावर प्लांटों को चलाने की बात करेगा। अगर हरियाणा की बात करें तो बहुत सख्त तौर पर इस लड़ाई को हरियाणा की लड़ाई बनाकर हम लड़ने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को झुकाएंगे और झुकाकर हरियाणा के विकास अब आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को लेकर अब क्या राय है? वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर वो प्रधानमंत्री बन रहे होंगे और बीजेपी हत्या का गठबंधन रहेगा, तब भी आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, अगर नरेंद्र मोदी जी 271 पे रुकते हैं और उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो इंडियन नेशनल लोकदल यही शर्त रखकर उनका समर्थन करेगी कि वो हरियाणा के विकास की बात करेंगे, हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देने की बात करेंगे, हमारे किसानों को श्री स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कराकर उनको उनकी फसल पर पूरी पूर्ति कराने की बात करेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल उनका साथ देगी, उनकी सरकार बनाएगी। दुष्यंत, हर कैंडिडेट ये कहता है कि वो चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त है, इसके बावजूद उसके मन में कुछ चुनौतियां होती हैं। हिसार पर दुष्यंत चौटाला के लिए क्या चुनौतियां हैं इन दावों के बावजूद कि वो जीत रहे हैं, उनके पक्ष में जबरदस्त लहर है, जनता खूब वोट करेगी वगैरह वगैरह? क्या चुनौती दिखाई देती है हिसार पर? अगर चुनौती की बात आती है तो चुनौती में इतना बोलना चाहूंगा कि आज मेरे दादाजी, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं खड़े। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके आशीर्वाद के साथ मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जहां है मैं तो वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मैं इस लड़ाई को जीतूंगा और हिसार की लोकसभा सीट उनको भेंट करने का काम करूंगा। क्या उन लोगों को मिस कर रहे हैं दुष्यंत चुनाव में? बिल्कुल कर रहे हैं। बड़ों का जब आशीर्वाद नहीं होता, बड़ों का साथ नहीं होता, मैं अकेला मिस नहीं कर रहा। आज हरियाणा के 2.25 करोड़ लोग उनको मिस कर रहे हैं क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो व्यक्ति थे जो 80 साल की आयु 70% हैंडीकैप्ड होने के बाद भी हर रोज का 700 किलोमीटर लोगों में घुमा करते थे, अपने कार्यकर्ताओं के, हरियाणा वासियों के सुख दुख साझे किया करते थे। आज तो ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर में सवार होकर आते हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, उनको आज सड़कों की हालात का क्या पता।
ऐसे लोग संसद में जाकर बैठ गए जो अपने लोकसभा क्षेत्र में कभी नहीं आए। उनको क्या पता कि आज किसान कितना दुखी है, कमेरा कितना दुखी है, मजदूर कितना दुखी है, छोटे व्यापारी को किस तरह से फरोतियां मांगी जाती है, सरेआम लोगों को लूटा जाता है। किसको पता है? हरियाणा के दुख दर्द को जानने का काम आज किसने किया? सिर्फ मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला 14 के चक्रव्यूह में आने के लिए और सवालों के इस चक्रव्यूह का सामना करने के लिए। हम एक बार फिर से यही उम्मीद करेंगे कि आप अपना चुनाव अच्छी तरह से लड़ेंगे और नतीजे जो है वो आपके पक्ष में जाएंगे। आज 14 का चक्रव्यूह में दुष्यंत चौटाला इन तीखे सवालों का सामना कर रहे थे। हम एक बार फिर से नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे सवालों का नया चक्रव्यूह लेकर, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।